नमस्कार विद्यार्थी। आज हम मौलिक अधिकार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार क्या होता है? पहले मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार भाग 3 कौन से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब मौलिक अधिकार कहाँ से प्रभावित है या लिया गया है? एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से प्रभावित है। तो कौन से देश से प्रभावित है? अमेरिका से प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? अमेरिका से प्रभावित है मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रभावित है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 जब भारत का संविधान बना, ये लाइन में बार बार बोल रहा हूं कि जब भारत का संविधान बना तब मौलिक अधिकार कितने थे? तब मौलिक अधिकार 7 कितने थे? 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। कुल कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसमें मौलिक अधिकार सबसे पहले समानता। सबसे पहले कौन सा है? समानता का अधिकार। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 जो भारतीय संविधान के समानता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद में है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24। कौन सा? 23 से लेके 24 तक। अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। एग्जाम में सीधा भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 तक, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से 24 तक। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या कह दो धर्म का अधिकार। धार्मिक
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, इसमें अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में है 5वां शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कौन सा है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक, इसमें आएगा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसमें ऐसे लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा व संस्कृति का अधिकार के बारे में बताया गया जो अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 32, बाकी जो दे रखे हैं वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण और भी चीजें बता रखी है। यह है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के मुख्य 6 मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। उसके बाद में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक। और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32। जब भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। वर्तमान में कितने? 6। हटाया कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। याद रखना जब संविधान बना तब 7 थे लेकिन वर्तमान में 6। 7वां जो था वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। उसको हटा दिया गया है वर्तमान समय में। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार में नहीं है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 14, उसमें अनुच्छेद 14 इसमें क्या बता रखा है? अनुच्छेद 14 में क्या बता रखा है? इसमें बता रखा है विधिक समानता। कौन सा? विधिक समानता। अनुच्छेद 14 में विधिक समानता के बारे में बता रखा है। इसको मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? अनुच्छेद 14 को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला आएगा विधि के समक्ष समानता। क्या आएगा? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता पहला आएगा विधि के समक्ष समानता। और दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समान संरक्षण।
विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 को विधिक समानता के बारे में बता रखा है। इसमें क्या है, दो भागों में बांटा गया है। पहला विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण। इनका मतलब समझना कि ये क्या चीज होती है। ये क्या होता है, ये होता है नकारात्मक। इसको समझने के लिए ये होता है नकारात्मक, इसका प्रभाव नकारात्मक है, इसका प्रभाव सकारात्मक है। अभी भी समझ में नहीं है, आगे बता दो। इसका प्रभाव नकारात्मक है और इसका प्रभाव सकारात्मक है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, इसमें ऐसे लोगों को छूट दे रखी है जो देनी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को छूट दे रखी है। जैसे राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको छूट दे रखी है। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे हो या राज्यपाल पद पे हो, अगर इनके विरुद्ध कोई केस, पुराना केस खुल जाता है तो ये इनके विरुद्ध केस नहीं चला जाएगा जब तक ये जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे हो चाहे राज्यपाल पद पे, क्योंकि ये भारत के सर्वोच्च नागरिक है या प्रथम नागरिक है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, वैसे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। यहाँ तक आगे समझ में। इसमें क्या होता है, विधि के समक्ष, इसमें क्या होता है, विधि के समक्ष समानता में ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे लोगों में वो आती है कि ये सिर्फ राष्ट्रपति के क्यों होते हैं, राज्यपाल को क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पद पर पहुंचने के लिए व्यक्ति अपने पुराने केस उसको सोल्व कर लेता है। इनके पास पावर होती है, इनके पास पावर होती है। उसके बाद में जितने भी सांसद होते हैं, सांसद और विधायक, भारत में जितने भी सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, इनको विशेष अधिकार दे रखा है। इनको विशेष अधिकार दे रखा है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो ये चुने कैसे जाते हैं, जनता द्वारा। सांसद और विधायक कैसे चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जब जनता द्वारा चुन के ये सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं तो इनको विशेष अधिकार मिलता है। जैसे टोल टैक्स होता है, अगर हम सड़क से जा रहे हैं, टोल टैक्स आ रहा है, तो टोल टैक्स में टोल इनको नहीं देना पड़ता है, जबकि आम आदमी है उनको टोल देना पड़ता है। इनको विशेष सुविधाएं या अधिकार मिलता है जो आम नागरिक को नहीं मिलता है। इसीलिए इसको नकारात्मक कहा गया है। विधि के समक्ष समानता को इसको नकारात्मक कहा गया है। और इसके बाद में है जो यूएनओ के कार्यालय, जो यूएनओ के कार्यालय है, चाहे भारत में हो चाहे कहीं अन्य, अगर भारत में यूएनओ के जितने भी कार्यालय हैं उसमें भारत के नागरिक को उसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनको विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। क्योंकि इनको विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। जैसे ये भारत में, इनका ऑफिस भारत में है, लेकिन भारत में रहते हुए भी यहाँ पे प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकता, राष्ट्रपति भी नहीं जा सकता। इनको विशेष अधिकार है, चाहे ये भारत में हो चाहे कहीं देशों में। आगे यहाँ से समझ में। यूएनओ क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या होता है यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हमें डिटेल से पढ़ेंगे। ये समझ लो इतना सा यूएनओ के कार्यालय, इसका यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कार्यालय, इनमें यूएनओ के कार्यालय में इनमें भी विधि के समक्ष समानता, इसका भी नकारात्मक प्रभाव है। और महिलाओं को जार कर्म से छूट, महिलाओं को जार कर्म से छूट, इसमें भी नकारात्मक प्रभाव है।
इसका भी नकारात्मक प्रभाव है। और अंतिम है भारत में स्थित विदेशी दूतावास। भारत में स्थित विदेशी दूतावास, जितने भी भारत में स्थित विदेशी दूतावास है इसमें भी भारतीय लोगों को नहीं घुसने दिया जाता है, यहाँ पे भी नकारात्मक प्रभाव है। इसके बाद में ये विधि के समक्ष समान संरक्षण, इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा भेदभाव होता है। इसका तात्पर्य है अगर न्यायालय समान परिस्थिति वाले के साथ समान व्यवहार और असमान परिस्थिति के साथ असमान व्यवहार करेगा, लेकिन ये तार्किक होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो कोर्ट उसको सजा देना चाहिए, तो ये सकारात्मक समान संरक्षण है। अगर किसी ने अपराध नहीं किया तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर किसी ने अपराध नहीं किया तो किसी को छोड़ दे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 है सामाजिक समानता का अधिकार। इसमें इसको 5 भागों में बांटा गया। अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5). कितने भागों में बांटा गया है? इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 15(1), कौन सा है? अनुच्छेद 15(1), इसको सामाजिक समानता के अधिकार अनुच्छेद 15 में है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसमें कहा गया है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी नीतियां बनती है, उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार, राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि जितनी भी नीतियां बनाए या जितने भी कार्यक्रम हो, क्या जितने भी नीतियां बनाए या जितने भी कार्यक्रम हो, जितने भी नीतियां बनाए और जितने भी कार्यक्रम हो, इसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कितने आधार पर? 5 आधार पर बताया गया। धर्म, वंश, लिंग, जाति और निवास, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का अधिकार है। इसमें 5 भागों में बांटा गया है इसको। इसमें यह कहा गया है कि इसको यह कहा गया है कि अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार। 15(1) में राज्य, इसमें राज्य को निर्देश दिया गया। किसको दिया गया है? राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य जो भी नीतियां बनाए या कार्यक्रम बनाए उसमें धर्म, वंश, लिंग, जाति और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का अधिकार है, जिसमें 15(1) में जितने भी राज्य है, उस राज्य जो नीतियां या कार्यक्रम बनाए उसमें धर्म, वंश, लिंग, जाति और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(1). अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2). अब छोटी सी चीज है, याद रखने वाली चीज है, अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2). इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 15(2) में सिंपल सा यहाँ पे राज्य को निर्देश दिया गया है। किसको? राज्य को। लेकिन 15(2) में किसको निर्देश दिया गया? व्यक्ति को। किसको निर्देश दिया गया? व्यक्ति को। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, अनुच्छेद 15(2) के अनुसार निर्देश दिए गए। किसको दिया गया? व्यक्ति को। जबकि 15(1) में किसको निर्देश दिया गया? राज्य को। यहाँ तो याद रह जाएगा, लेकिन एग्जाम तक इसको याद रखना, दिमाग में बिठाना है। अनुच्छेद 15(2) में राज्य को निर्देश दिया गया है कि अनुच्छेद 15(2) में व्यक्ति को निर्देश दिया गया है कि अपनी जितनी भी सामान्य सेवाएं हैं वो सार्वजनिक स्थान है, जितनी भी सामान्य सेवाएं और सार्वजनिक स्थान, और क्या? सार्वजनिक स्थान, जितनी भी सामान्य सेवाएं हैं और सार्वजनिक स्थान है, इनमें क्या नहीं किया जाएगा? ये 5 प्रकार, धर्म, वंश, लिंग, जाति, निवास,
इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। बोल से यही 5 प्रकार। किस प्रकार? धर्म, जाति, वंश, लिंग और निवास, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसको? व्यक्ति को। व्यक्ति इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अभी भी गांवों में धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से भेदभाव चलता है। धर्म में कौन कौन से आएंगे? ये 5 चीज ढंग से समझ लेना। धर्म में कौन कौन सी चीजें आएंगी? धर्म में आएगी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये सभी धर्म में आएंगे। वंश, जो पहले राजाओं के वंश चलते थे, उसके आधार पर। लिंग, स्त्री और पुरुष। जाति, ब्राह्मण, जाट और भी बहुत सारी जाति, राजपूत, ये सभी जाति। निवास, राजस्थान का निवासी हो, महाराष्ट्र का निवासी हो, इनके आधार पर। तो अनुच्छेद 15 इसमें है सामाजिक समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 15(1) में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि जितने भी नीतियां बने या कार्यक्रम बने, उसमें धर्म, वंश, लिंग, जाति, निवास, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि 15(2) में, अनुच्छेद 15(2) में क्या है? व्यक्ति को निर्देश दिया गया है कि जितनी भी सामान्य सेवाएं हैं या सार्वजनिक स्थान है, सामान्य सेवाएं हैं या सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान जैसे गवर्नमेंट ने हैंडपंप खुदाया, ट्यूबवेल खुदाया या नल निकला है, तो यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये ब्राह्मण का नल है या राजपूत का नल है या किसी अन्य कास्ट का है। तो ये सार्वजनिक स्थान और सामान्य सेवाएं, इसमें धर्म, जाति, वंश, लिंग और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 15(3) इसमें क्या कहा गया? महिलाओं और बच्चों के प्रति भेदभाव किया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के प्रति आरक्षण दिया जा सकता है या भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15(3) इसमें क्या कहा गया है? महिलाओं और बच्चों को आरक्षण दिया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों को आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 15(3) में यह कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे राजस्थान में जितनी भी महिलाएं हैं, अगर रोडवेज में यात्रा करें तो उनको कुछ छूट दी जाती है, जबकि पुरुषों से पूरा किराया लिया जाता है। इसी आधार पर यह छूट दी रही है कि महिलाओं और बच्चों के टिकट नहीं लगते, बच्चों के पैसे नहीं लगते यात्रा करने में, कुछ सीमा तक, कुछ आयु वर्ग तक। इसीलिए यह है महिलाओं और बच्चों को आरक्षण। जो आप रोडवेज में जाते हो, महिलाएं जितने भी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उनको आरक्षण अनुच्छेद 15(3) के तहत दिया गया है। उसके बाद में 15(4) इसमें प्रावधान किया गया है कि सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) इसमें क्या है? जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, उसमें जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, इसमें क्या किया जाएगा? सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को। कैसे? सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को छूट दी जाएगी। सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को छूट दी जाएगी। तो अनुच्छेद 15(4) में जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, इसमें जितने भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं लोग हैं, इनको छूट दी जाएगी। SC, ST, OBC इनको छूट दी जाएगी, शैक्षिक दृष्टि से हो चाहे सामाजिक दृष्टि से हो। और इसके बाद में अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) इसमें जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें भी छूट दी जाएगी। इसमें क्या है? इसमें तो सरकारी है और इसमें जो प्राइवेट है या निजी है, निजी शिक्षण संस्थाएं, इसमें क्या की जाएगी? छूट दी जाएगी। किस आधार पर? वही सामाजिक
वह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में आपने पढ़ा कि सामाजिक समानता का अधिकार। कौन सा था? सामाजिक समानता का अधिकार। जो 15 अनुच्छेद है इसको 5 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 15 1, 15 2, 15 3, 15 4, 15 5। अब इसको याद कैसे करना है वो बता देता हूं। याद कैसे करना है? 15 1 और 15 2 को एक साथ याद करना है। इसमें क्या, इसमें तो राज्य आएगा 15 1 में, जबकि 15 2 में व्यक्ति को निर्देश दिया गया है, जबकि इसमें राज्य को निर्देश दिया गया कि ये भेदभाव नहीं करेगा। इसमें भी इसी आधार पर व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। 15 3 तो याद रह जाएगा, रोडवेज को याद कर लेना। तो रोडवेज में महिला और बच्चों को छूट दी जाती है 15 3 इसके अनुसार, 15 3 के अनुसार। जो 15 4 15 5 है इसको कैसे याद करना है कि इसमें जो सरकारी आ जाएगा, इसमें प्राइवेट जितने भी संस्थाएं आएंगी उसके आधार पर जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं चाहे विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, जितने भी सरकारी है उसमें सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को छूट दी जाएगी। जबकि जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट शिक्षण संस्था है उसमें भी सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से छूट दी जाएगी। जितने भी प्राइवेट महाविद्यालय है उसमें देख लेना SC ST OBC या BPL इनके परिवारों को इनको छूट दी जाती है। इसके आधार पर अनुच्छेद 15 5 के आधार पर इनको छूट दी जाती है 15 5 के अनुसार।